लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन के दौरान कश्मीर से आए मौलाना ने विवादित बयान दिया। शियों के हक का सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि हमारे जवानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। मौलाना ने सरकारी कामकाज और संसद में शियों को आबादी के मुताबिक हक का सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के हालात से भारत के शियों की तुलना की। करीब 4 घंटे तक चले महाधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मेहंदी ने की। इसमें शिया मुसलमानों की वर्तमान स्थिति, उनके अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में शियाओं के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महाधिवेशन में पहुंचे मौलानाओं ने अपनी कौम के हक और हुकूक की बात की। करीब 4 घंटे तक चले मंथन और तकरीर के बीच जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने विवादित बयान दिया। अब्बास ने कहा कि मुसलमानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जा रहा है। बहुत सारी रियासतों में मेरे कश्मीरी जवानों को हिरासत किया जा रहा है। किस बात पे? किस बात पे? क्या आप जानते हैं इस बारे में किस बात पे परेशान किया जा रहा है? भाई, एक तो जय श्री राम, दूसरा क्या कहा जाता है? वंदे मातरम। जो ये वंदे मातरम कहलाते हैं, मैं उनसे एक सवाल करूं, क्या वंदे मातरम की मीनिंग बता सकते हैं? हमारी 7 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे साथ वही सलूक किया गया है कि जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ सलूक किया जा रहा है। 7 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारी नुमाइंदगी मरकजी हुकूमत में नहीं, राज्यसभा में नहीं और किसी भी महकमे में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, और ये तो ज्यादती है, ये दरिंदगी है। ये बांग्लादेश में नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, बल्कि जहां जहां भी ऐसा हो कि मगर किसी को जिंदा जलाया जाए, फिर उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, ये कौन सा इस्लाम है भाई? हमें तो इस इस्लाम से तो बेखबर है, ऐसे इस्लाम से। शियाओं के अधिवेशन में यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब से मौलाना पहुंचे थे, तो पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के मौलाना समेत कुल 2000 शिया मौलानाओं ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद मेहंदी ने कहा कि सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना अब्बास ने श्रीमद् भगवद गीता की तरह इमाम हुसैन की कुर्बानी को स्कूलों के सिलेबस में शामिल करने की मांग की। जब तक आप अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं, उस वक्त तक हुकूमत आपकी कोई बात सुनने पर तैयार नहीं होगी। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब शहरों शहरों हमारी कमेटियां हों, सूबों सूबों हमारी कमेटियां हों, मुल्क में हमारी कमेटी हो और हम एक आवाज़ जब उठाएं तो 1000 आदमी हमारे साथ आएगा, तब हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये भी कोई कौम है। देखिए, शियों के आर्थिक पिछड़ेपन पर बात हुई, राजनीतिक पिछड़ेपन पर बात हुई, सच्चर कमेटी की तर्ज पर एक बोर्ड बनाने की बात हुई कि 8 करोड़ फैले शियों के हालात का जायजा ले सरकार, और उनके हालात का जायजा ले और फिर उसके बाद उनका हक दे। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने जो बच्ची की नकाब नोची थी, पूरी यानी जितनी औरतें, खाली मुसलमान औरत नहीं, हर औरत से नीतीश कुमार जी माफ़ी मांगे, इसलिए कि ये हर औरत की बेइज्जती है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जैसे भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हो रही है। शियाओं के महाधिवेशन में उनकी वर्तमान स्थिति और अधिकारों की चर्चा हुई, तो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन हुआ। ऋषिकेश में जंगल की जमीन को खाली करवाने के दौरान पुलिस पर पथराव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया।
पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने भीड़ को उकसाया। ऋषिकेश में वन विभाग की गुमानीवाला और शिवाजी नगर क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित किया गया, उन्हें खाली करवाने की कार्रवाई की गई। इसी दौरान कार्रवाई से नाराज लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, तब भीड़ से किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया और देखते ही देखते पथराव होने लगा। हालात गंभीर हो गए। बचाव में पुलिस और दूसरे सुरक्षाकर्मी पीछे हटे, लाठियां फटकाकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मौके पर डटी रही। मौके पर पीएससी की टीम को बुलाया गया। देर रात तक पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर मौके पर रहे। देहरादून के एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अतिक्रमणकारी थे, जो अवैध थे, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी देखा गया सब काफ़ी विरोध प्रदर्शन था और आज चूँकि इसको सबको समझाया बुझाया भी जा रहा है। इसी दौरान जो है कुछ ऑपरेशन के ऊपर रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें और जिससे ट्रेन की बाधित हो गई कुछ घंटों के लिए। और पुलिस बल द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा जब समझाया गया तो उनके द्वारा इसमें काफ़ी पथराव किया गया, जिसमें टोटल भी हुए हैं। और साथ ही साथ जब वो धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर जाम किया गया, इसको देखते हुए जो है पुलिस बल द्वारा से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी इसमें लोग चिन्हित हुए, खासकर ऐसे लोग जो इस पूरे मॉब को भड़का रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इसके पीछे, ऐसी लैंड को कब्जाने के पीछे वो चाहे वो कहीं ना कहीं से इसमें जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों को भड़काया गया, उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा लिखा जा रहा है और उन्हीं की दबिश के लिए या फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बरेली में एक रेस्टोरेंट में मारपीट के मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने मारपीट और हंगामा करने के आरोप में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। बरेली के राजेंद्र नगर में एक कैफे के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस वक्त मारपीट की जब एक बर्थडे की पार्टी चल रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम युवक लव जिहाद करके लड़कियों को बरगला रहे हैं। पहले तो पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन पूरी जांच के बाद पता चला कि बर्थडे पार्टी कर रही लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से पार्टी कर रही थी और उसने ही अपने दोस्तों को बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। कल मैं बर्थडे में गई थी, मेरा कल बर्थडे था। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए नारेबाजी करते हुए, उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी, पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। फिर हम लोग थाने गए थे, थाने में पुलिस वालों ने पूछताछ की थी, मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है। फिर उन लोगों ने क्या चाहती हैं आप, जो जिन लोगों ने मारपीट की है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? जिन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, मैंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां इछावर इलाके में एक चलती हुई बाइक में धमाके से 20 साल के एक युवक की मौत हो गई। यह धमाका रामनगर अमला रोड पर हुआ है। इस धमाके की वजह से आसपास भी अफरा तफरी मच गई। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद मृतक की पहचान के बाद धमाके के बारे में पता चला। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 20 साल के युवक सुखराम के तौर पर हुई है और ये शख्स कुओं और दूसरी जगहों पर खुदाई के लिए ब्लास्टिंग का काम करता था। रविवार को वो अपने काम के लिए बड़ी मात्रा में डेटोनेटर लेकर जा रहा था और तभी ये धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बाइक सवार युवक के दोनों पैर उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जांच की जा रही कि
इतनी तादाद में अवैध विस्फोटक कहां से उसे मिला और इसकी सप्लाई कहां कहां होती है। और नए साल से पहले वृंदावन में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के लिए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं को भीड़ से बचने की सलाह दी गई। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि जरूरी हो तभी मंदिर आए। 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर नहीं आने की अपील की गई है। इसको लेकर कमेटी और मथुरा प्रशासन के जरिए गाइडलाइन जारी की गई। हर साल नए साल के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जो कि आम दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो जाता है। लोगों की सहूलियत, बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके तहत छटीकरा से वृंदावन की तरफ भारी और कॉमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। यूपी के कोडीन कफ सिरफ केस में एक्शन लेते हुए वाराणसी पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 रोहनिया और 2 सरनाथ से पकड़े गए। पुलिस को फेक फर्म के जरिए हो रहे करोड़ों के ट्रांजैक्शन का पता चला। हवाले से पैसे लेने के लिए नीले से पीला कोड इस्तेमाल कर बांग्लादेश से गोल्ड लाया जाता था। अनिल केसरी हमें आदमी मिला है, ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है। ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है, उनका हमें चैट मिली है और हमें CDR भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो PD फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने देश की मौजूदा स्थिति को लेकर विवादित बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जरिए बनाए गए भारत में एक परेशान करने वाला बदलाव आया है। गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल गया है। महबूबा ने देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही भीड़ के जरिए की गई हिंसा की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और आम लोगों की सुरक्षा सम्मान के लिए ये सीधा खतरा पैदा करती है। न सिर्फ कि जिंदगी बनावान दुश्वार, सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क वनकस बनान लिंचिस्तान। जो गांधी मुल्क जवाहरलाल नेहरू मुल्क बनो वनकस लिंचिस्तान बनाओ, गोड़ा सुन मुल्क बनाओ, गोड़ा सुन भारत बनान। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता होने के अब बेहद करीब है, लेकिन जमीन का मामला सबसे बड़ा है और अभी इसे सुलझाया जाना बाकी है। ट्रंप पूर्वी डॉनबास की जमीन का जिक्र कर रहे थे, जिस पर रूस ने कब्जा किया है। ट्रंप ने इस बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। आज ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। रूस सस्ती ऊर्जा और बिजली यूक्रेन को देना चाहता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने कहा कि अभी समझौता कर लें तो बेहतर है। They are telling that Ukraine has to give up Donbass. Just very recent statement coming out. Well, that's what they've been asking for, and there's a dispute about that. So they're going to have to iron that out. That's an issue they have to iron out. But I think it's moving in the right direction. What are the thorniest issues still unresolved after that? Well, I think the land you're talking about. Some of that land has been taken. Some of that land is maybe up for grabs, but it may be taken over the next period of a number of months. And you're better off making a deal now. Look, let me tell you, they have been very brave. They fought very hard and continue to fight very hard and do tremendous damage. How long do you think it'll take to get this last little bit, as you say, finished? What are we talking about? So if it went really well, maybe a few weeks. And if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible it doesn't happen.
They're going to be helping. Russia's going to be helping. Russia wants to see Ukraine succeed. Once, it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today.